नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। दलहन और तिलहन के उत्पादन में हमारे देश को काफ़ी कामयाबी मिली है। यहां तक कि दलहन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान मोदी सरकार की पिछले 6 वर्षों की उपलब्धियां आपके सामने रख रहा है। सेवा में 6 वर्ष सप्ताह मना रहा है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं दलहन और तिलहन की भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं दलहन के साथ। किसानों की आय दोगुना करने के लिए वैसे तो केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन किसानों को बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी फायदा मिला है। खास तौर से दलहन में किसानों ने जबरदस्त उत्पादन किया। दाल उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किए, जिसका नतीजा भी सामने आया और दालों के आयात में भारी कमी दर्ज की गई। इससे न सिर्फ अच्छी खासी विदेशी मुद्रा बची, बल्कि किसानों को भी काफी आर्थिक लाभ मिला। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2014 में उड़द और अरहर का समर्थन मूल्य 4,350 रुपए था, जो अब बढ़कर 6,000 रुपए हो गया है। इसी तरह मूंग का 4,600 से बढ़कर 7,196 रुपए हो गया है। इसका सीधा असर उत्पादन पर देखा जा रहा है। 2014-15 में जहां दालों का कुल उत्पादन 1,71,50,000 टन था, वहीं अब ये बढ़कर 2,31,50,000 टन हो गया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने MSP पर दलहन की खरीद में काफी इजाफा कर दिया है। इससे किसानों को अच्छा मूल्य मिला, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुआ। जहाँ तक दलहनी फसलों की बात है, दलहनी फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खाने के हिसाब से भी और हमारी जो ज़मीन की जो उर्वरकता है उसके हिसाब से भी। दलहनी फसलें उनमें उनकी गांठों में राइजोबियम होते हैं और राइजोबियम की हेल्प से वो बाहर की जो वातावरण की जो हमारी नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं। तो आप जानते हो कि खाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे देश में लगभग 90% लोग जो प्रोटीन है उसमें प्लांट की प्रोटीन पे ही निर्भर होते हैं, यानी कि वानस्पतिक प्रोटीन उनको मिलती है। और इसके लिए हमें बैलेंस डाइट करने के लिए हमें पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हो कि पूरे विश्व में भारत में दलहनी फसलें नंबर 1 पे पैदा की जाती हैं, यानी कि भारत का प्रथम स्थान है दलहनी फसलें पैदा करने में। और कंजप्शन में भी, यानी कि जो हम खाते हैं दाल, उनमें भी हम नंबर 1 पर हैं। और हम बात करें 2014 से लेकर 15 से और आज तक की बात करें तो हमारे दलहनी उत्पादन में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और उसके हिसाब से हम बताएं कि हम भारत देश में 3 सीज़न में हम दलहनी फसलें उगाते हैं। खरीफ है, रबी है और हमारी ग्रीष्म है। तो खरीफ में उगाई जाने वाली जो मुख्य दलहनी फसलें हैं उनमें अरहर मुख्य है, और इसी प्रकार रबी जो सीज़न है उसमें जो मुख्य रूप से उगाई जाने जो दलहनी फसलें हैं उनमें चना मशहूर है। ऐसे ही आजकल गर्मियों में हम लोग मूंग उगाते हैं, उड़द भी उगाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे देश में दलहनी फसलों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे दलहनी फसलों का पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इसमें एरिया में इजाफा हुआ है और हमारा जो उत्पादन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो उत्पादकता है दलहनी फसलों की, वो भी बढ़ी है। तो मैं आपको बता दूं मोटे रूप में कि हमारे देश में जो एरिया है, अगर हम बात करें 2014 से 15 से लेके और 2017-18 तक, तो इसमें जो एरिया है उसमें लगभग 15% का इजाफा हुआ है, यानी कि जो एरिया है पल्स के अंडर में वो बड़ा है। इसी प्रकार से हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन में भी 45% के करीब इसमें इजाफा हुआ है और प्रोडक्टिविटी जो है उसमें भी करीब 15 से लेके 20% का इजाफा हुआ है। तो मेन जो आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो इजाफा हुआ है उसके कई कारण हैं और मैं आपको डाटा बता देता हूँ कि किस फसल में कितना एरिया बड़ा है। तो उसमें मुख्य प्रकार से जो फसलें बताऊँगा मैं आपको, चना है, उसमें जो एरिया है उसका जो बढ़ावार है वो 28% हुआ है 2014-15 के मुकाबले। इसी प्रकार से जो अरहर है उसका भी जो एरिया है वो 15% बड़ा है। उड़द का एरिया जो बहुत बड़ा है वो है 68% और मूंग बीन है उसका जो एरिया वो बड़ा है 41%। इस प्रकार से जो इनका उत्पादन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
चने की बात करें तो 2013-14 में इसका जो एरिया जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो करीब 9.53 मिलियन टन था और जो बढ़कर 17-18 में 11.23 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार से अरहर है, अरहर में जो आपका जो प्रोडक्शन है वो 3.17 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 4.25 मिलियन टन हो गया है 2017-18 में। इसी प्रकार से उर्द में 1.7 मिलियन टन था, वो बढ़कर 3.5 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार से मूंग बीन की बात करें तो 1.6 मिलियन टन से बढ़कर के ये 2 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है। तो यानी कि जो प्रोडक्शन है, यानी कि उत्पादन है, वो बहुत बड़ा है। और आप देख रहे हैं कि 2017-18 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 25 मिलियन टन को भी पार कर गया है, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 24 मिलियन टन है। यानी कि हम धीरे धीरे से हम आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी हमें चाहिए थी दलहनी फसलों में, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और इसमें भारतीय किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारतीय कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार निरंतर इसमें काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उन पर हम काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूं कि हमने उत्पादकता जो बढ़ाई है, हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ाया है ओवरऑल, उसमें मुख्य रूप से जो उन्नत किस्में हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमने हर एक ही दलहनी फसलों में बहुत ही उन्नत किस्में पैदा की हुई हैं और कुछ जो फसलें हैं वो खरीफ में उगाई जाती हैं, उनको हम आज के डेट में हम गर्मियों में भी उगाते हैं, जैसे मूंग है और उर्दी बीन है, उनको हम गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं बात करूं अरहर की, अरहर में अभी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक वैरायटी का इजाद की है, उसका नाम है पूसा अरहर 16, जो बहुत ही कम समय पक जाती है और बहुत ही अच्छी उसकी उत्पादक क्षमता है। इसी प्रकार से बात करूं मैं मूंग बीन की, तो मूंग बीन में भी जो बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ आजकल उपलब्ध हैं और पूसा विशाल जो वैरायटी है वो उसको हम लोग खरीफ में लगा सकते हैं और उसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ हैं उनको हमने अडोप्ट किया है, तब हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ा है। शस्य क्रिया बात करता हूँ मैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो पोषक तत्व प्रबंधन की बात करूँ तो उसका जो बैलेंस, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का बड़ा हमने ध्यान दिया है। उसके बाद जो पानी है उसकी व्यवस्था हमने कैसे की है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारी जो दलहनी फसलें हैं वो ड्राईलैंड एरिया में होती हैं, यानी कि शुष्क क्षेत्र में इसका ज़्यादा रकबा है, तो वहाँ पे पानी सिर्फ हमको मिलता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो खरीफ की फसल तो हमारे पास वहाँ हो जाती है, लेकिन रबी की जो दलहनी फसलें उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हमको सॉइल मॉइस्चर का जो प्रबंधन है वो करना होता है। तो अगर हम लोग गर्मियों में यानी कि खरीफ सीज़न में हम लोग अगर पानी लेते हैं, बरसात का पानी आता है तो उसको हम वाटर हार्वेस्टर के थ्रू जमा कर लेते हैं, और या फिर हम मल्चिंग के थ्रू हम जो हमारी जो भूमि है उसमें उसको संरक्षण कर लेते हैं, तो रबी की फसल हम आसानी से ले पाते हैं। और जो हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया है उसको हम लिमिटेड इरिगेशन के रूप में भी रबी में आने वाले समय में आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हानिकारक कीट है उनका भी हमने प्रबंध किया है, और रोग हैं उनको प्रबंधन के लिए भी हमने बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से हमने बीज का उपचार किसानों को बताया है, किसान भाइयों को, कि उनको अडॉप्ट करने से आपके जो हानिकारक कीट है उनका अटैक कम होता है और जो आपके रोग हैं वो भी कम लगते हैं। और जैसे और भी कई शस्य क्रिया होती है, जैसे बहुत ही गर्मियों में हम लोग बहुत गहरी जुताई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे जो हानिकारक कीट है उनका प्रकोप भी कम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आपका वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार का जो नियंत्रण है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने किसान भाइयों को बताया है कि खरपतवार नियंत्रण आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे एक तो बुआई से पहले भी कर सकते हैं और एक बुआई के समय पे कर सकते हैं, एक बुआई के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में हम ज़्यादातर जो हर्बिसाइड हमारे जो है भी उपलब्ध हैं वो या तो बुआई से पहले या बुआई के समय हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बुआई से पहले जो लिए जाने वाले जो आपके हर्बिसाइड्स हैं उसमें फ्लूक्लोरालिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो बुआई से पहले दिया जाता है और उसकी जो मात्रा होती है करीब 900 से लेके 1 किलोग्राम 900 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक होती है, और इसके लिए 500 से 600 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका छिड़काव हम कर सकते हैं। लेकिन एक पेंटामेथिलिन करके नाम के हर्बिसाइड होता है, वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अच्छा है, और वो करीब सभी दलहनी फसलों में काम में लिया जा सकता है। किसान भाई ने अगर बुआई कर दी है खेत की, अब आपकी जो फसल है उसकी बुआई कर दी है, तो बुआई के बाद भी किसान भाई इसका
उपयोग कर सकता है, लेकिन अंकुरण से पहले इसका उपयोग करना होता है। तो पेंडिमेथिलिन सबसे बढ़िया हर्बिसाइड है, उसका हम इस्तेमाल बुआई के बाद और अंकुरण से पहले करते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है वो भी करीब करीब 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक जाती है, और वही 500 से लेके 600 लीटर पानी में इसको घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम छिड़क सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारा जो कृषि की जो तकनीकियां हैं वो विभिन्न माध्यम से किसान तक पहुंच रही है, क्योंकि इसमें किसानों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करूं, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू भी हम किसान भाइयों को बताते हैं कि आप दलहनी फसलों को ज़रूर समावेश करें, क्योंकि दलहनी फसलें अगर आपके क्रॉपिंग सिस्टम में रहेंगी तो आपको आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है कि आपको दालें मिलेंगी, जिससे क्या है कि आपका जो संतुलित आहार है उसकी पूर्ति हो जाएगी। साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो मीडिया की जहाँ तक बात करूँ, अभी हमने देखा है कि कुछ सालों में डीडी किसान जो चैलेंज चला है 2016 में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उसने पूरे देश में जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे और दूसरे संस्थान में हो, वो उसको पहुंचाने का काम किया है। विभिन्न माध्यमों से उनके कई प्रोग्राम चलते हैं, जैसे खेत खलिहान है, हलो किसान है, ये कई प्रोग्राम है। इसी प्रकार से मीडिया सेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो किसानों को ये जागरूकता आई कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दलहनी वर्ष के रूप में मनाया था। तो उसका ये महत्व था कि हमें पब्लिक को बताना है कि दलहनी फसलों का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरे विश्व में करीब करीब 30% लोग प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मतलब प्रभावित हैं। तो इनसे बचने के लिए हमको दलहनी फसलों का हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में समावेश करना बहुत ज़रूरी है, और इसका समावेश करेंगे तभी हम लोग जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मतलब पल्स प्रोडक्शन में, वो पूरा होगा। और अभी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि पल्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार भी इस पर बड़ा ध्यान दे रही है, और उसकी कई स्कीम है। जैसे एक स्कीम है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके तहत भी इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, आप देखते हैं कि भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया है। स्पेशली जो दलहनी फसलें हैं उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। तो किसान भाई इससे प्रेरित होकर ज़्यादा रकबा वो दलहनी फसलों में रखते हैं, और जो बताई गई जो तकनीकियाँ हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, उसको भी किसान भाई भली भांति अडॉप्ट करते हैं। और जब उनको वो अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी जो पौध है, उनकी जो प्लांट है, उनकी जो क्रॉप है, वो बहुत ही सुडौल होती है, अच्छी होती है, और उसके उपरांत जो उनका उत्पादन होता है वो बढ़ता है। खेत खलिहान कार्यक्रम का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेवा में 6 वर्ष, इस विशेष प्रस्तुति में खेत खलिहान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं दलहन और तिलहन उत्पादन की। जिस तरह से दलहन उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर बना है, ठीक उसी तरह से तिलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश पूरी तरह से जारी है। तिलहन उत्पादन में किस तरह से हमने बढ़ोतरी हासिल करी है, आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी दें। दलहन की तरह तिलहनी फसलों पर मोदी सरकार की खास नजर रही। विशेष रूप से किसानों को तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया गया और वनस्पति तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ गया। 2014-15 में सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 3,750 रुपए था, जो अब बढ़कर 5,885 रुपए हो गया है। इसी तरह तिल का 4,600 रुपए से बढ़कर 6,855 रुपए हो गया है। यानी सूरजमुखी की एमएसपी में 56% और तिल की एमएसपी में 49% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी तिलहनी फसलों की बात करें तो मूंगफली में 31%, सोयाबीन में 51% और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 42% का इजाफा दर्ज किया गया।
ये पिछले 6 साल की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस साल देश में तिलहन की उपज में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 के आंकड़े बताते हैं कि उस साल देश भर में कुल 2,75,51,000 टन तिलहन का उत्पादन हुआ, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3,34,23,000 टन हो गया है। आज हम बात करेंगे पिछले 5-6 सालों में तिलहन उत्पादन में देश में क्या कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। अगर हम तिलहन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 9 फसलें आती हैं जिनकी हम खेती करते हैं, जिसमें से 7 फसलें हैं, जिसमें सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, सूरजमुखी और कुसुम, इनके तेल को तो हम खाते हैं। बाकी जो आपका जैसे अंडे का तेल हो गया और अलसी का तेल हो गया, ये खाने के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, मतलब अंडे का तेल तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो ये कुल मिला के 7 फसलें हैं जिनके तेल को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें अपने देश में आज, तो इसमें करीब 340 लाख टन तिलहनी फसलों का उत्पादन है, और अगर हम तेल की बात करें तो करीब 250 लाख टन तेल की खपत है। इसमें 110 लाख टन के आसपास जो है हम अपने देश में पैदा करते हैं, और करीब 150 लाख टन के आसपास जो है वो विदेशों से आयात होता है। तो पिछले 5-6 सालों का ऐसे अगर हम तुलना करें तो 14-15 में हम देखें तिलहन का उत्पादन देश में करीब 275 लाख टन था, जो कि सरकार की बहुत सारी प्रभावी योजनाएं उन्होंने लागू की। उसका ये परिणाम हुआ कि आज तिलहन का उत्पादन 19-20 में 340 लाख टन होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि 14-15 के कंपैरिजन में देखें तो करीब 24-25% जो है तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो तिलहन का क्षेत्रफल लगभग जो है बहुत कई सालों तक एक ही लेवल पर रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है करीब 250 लाख हेक्टेयर के आसपास ही रहता है। अगर हम आज की बात करें तो करीब 257 लाख हेक्टेयर जो एरिया है जिसमें तिलहन की हम खेती करते हैं। तो अगर हम अलग अलग तिलहनों को देखें तो हम बात देख पाएंगे कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसकी सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। करीब 106 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोयाबीन की हम खेती करते हैं, और इसका उत्पादन आज के समय में करीब अगर देखेंगे 136 लाख टन है। अगर हम 14-15 से सोयाबीन के भी अगर हम तुलना करें तो इसके उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 14-15 में इसका उत्पादन करीब 104 लाख टन के आसपास था, जो आज बढ़ कर के 136 लाख टन के आसपास हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें मूंगफली के बारे में, तो मूंगफली भी 14-15 में करीब 74 लाख टन के आसपास इसका उत्पादन था, जो आज बढ़ कर के 82 लाख टन हो गया है, 82 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी प्रकार से सरसों की हम बात करें, सरसों एक ऐसी फसल है हमारे देश में, हमने पहले भी बात किया, सबसे अधिक क्षेत्रफल तो सोयाबीन के अंतर्गत है, लेकिन सोयाबीन में तेल की मात्रा केवल 20% होती है, सरसों में तेल की मात्रा 40% के आसपास होती है। तो ये सरसों की एक ऐसी फसल है जिसमें घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक हमें तेल का जो योगदान है वो सरसों की फसल से ही मिलता है। करीब 28 से लेकर के 32% जो है तेल घरेलू खपत जो हमारे सरसों से पूरी होती है। और हम सरसों की बात देखें तो इसमें अगर 14-15 में इसका उत्पादन जो था और आज जो उत्पादन है उसमें करीब 40% तक बढ़ोतरी पाई गई है। इसमें करीब अभी आज के समय में 91 लाख टन जो है वो सरसों का उत्पादन है। 14-15 में सरसों का उत्पादन करीब 63 लाख टन था, 6.3 मिलियन टन था, और 63 लाख टन से आज ये बढ़ कर के 19-20 में उम्मीद है कि करीब 91 लाख टन 91 लाख टन जो है इसका उत्पादन होने की संभावना है। तो कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इसी प्रकार से हम जैसे देखें अपने देश में, जैसे घरेलू खपत की हम बात करें, घरेलू जो हमारा सोर्स है कहाँ से तेल आता है, सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमें सरसों से मिलता है। लेकिन खपत को हम अगर उसकी एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि पाम ऑयल है उसको सबसे ज़्यादा हम अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और पाम ऑयल का भी अगर आप देखेंगे करीब 90 लाख टन जो पाम ऑयल है हर साल हम जो है बाहर के देशों से आयात करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे सोयाबीन का करीब 30 लाख टन का अपने देश में आयात किया जाता है। और सनफ्लावर जो सूरजमुखी है उसका काफ़ी अच्छा तेल होता है, इसकी भी करीब 24 से 25 लाख टन की जो है तेल का हम प्रति वर्ष आयात करते हैं। इस प्रकार से इस तेल की
जो मांग है उसको आयात करने में करीब देश का 75,000 से लेकर के 80,000 करोड़ तक का जो विदेशी मुद्रा है उसको हमको खर्च करना होता है। तो इसकी क्या संभावना है कि हम जैसे तेल में आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कई सारे स्कीम चल रही हैं, इसके अलावा ICAR के अलग अलग संस्थान हैं, उन्होंने बहुत ही उन्नत किस्मों का विकास किया है और इन किस्मों के माध्यम से और उन्नत तकनीकों के माध्यम से, खास करके उन्नत प्रबंधन के माध्यम से, किस्मों के साथ साथ में उन्नत जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उत्पादन तकनीक है, जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो तिलहन की उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये 250 लाख हेक्टेयर एरिया से भी हम काफ़ी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम फिर अगर हम बात करें उत्पादकता के बारे में, तो 2014-15 में तिलहन की उत्पादकता अपने देश में करीब 10.5 कुंटल के आसपास थी। 10.5 मतलब 1050 किलोग्राम पर हेक्टर, 10.5 कुंटल पर हेक्टर तक उत्पादकता थी, जो आज बढ़कर के करीब 12.8 मतलब 13 कुंटल के आसपास हो गई है। 3 कुंटल तक जो है 6 सालों में बढ़ोतरी हुई है तिलहन के उत्पादन में प्रति हेक्टर के हिसाब से। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 250 लाख हेक्टर का एरिया है और हमने अगर 3 कुंटल भी एक हेक्टर में बढ़ाया तो कितना हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से न केवल अब अगर आप देखेंगे तिलहनों के दूसरी फसलों के बारे में, तो जैसे मूंगफली की हम बात करें तो 14-15 मूंगफली की उत्पादकता करीब 15 कुंटल के आसपास थी, जो आज बढ़ कर के करीब 18.8 कुंटल के आसपास हो गई है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति देश ने हासिल की है उन्नत तकनीकी, उन्नत संस्थ प्रबंधन और उन्नत किस्मों के माध्यम से। इसी प्रकार से अगर हम सरसों की बात करें तो इसकी उत्पादकता भी जैसे 14-15 में करीब 10.5 कुंटल के आसपास थी, जो आज आप देखेंगे ये बढ़ कर के 15 कुंटल के आसपास है। अगर आप लेटेस्ट जो कृषि मंत्रालय का ये डॉक्यूमेंट आता है, इसको हम कृषि सांख्यिकी बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो करीब इसकी उत्पादकता जो है 15 कुंटल के आसपास देश में हासिल कर ली है। इसके साथ साथ में जैसे सोयाबीन में भी हम देख रहे थे कि काफ़ी 106 लाख हेक्टेयर हमारा सोयाबीन में, लेकिन इसकी उत्पादकता अगर आप देखेंगे 2014-15 में करीब 9.5 कुंटल के आसपास थी, जो आज बढ़ कर के करीब 10.5 कुंटल के आसपास है। मीन्स इसमें और अधिक उत्पादकता को बढ़ाने की कई सारी संभावना हैं। तो सोयाबीन के हमारे बहुत सारे एरिया सोयाबीन के अंतर्गत है। तो इसमें उन्नत शस्य प्रबंधन, जैसे कैसे खेत की तैयारी करें, खेत की तैयारी के साथ साथ में मेड़ों पे बुवाई करें कि किस तरीके से करें, इसके बाद में बीज का उपचार कैसे करें और फसल ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। इसमें साथ में कई तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनका कैसे हम नियंत्रण करें। तो ये कैसे सिंचाई प्रबंधन करें, खरपतवारों का कैसे प्रबंधन करें, इन बातों का अगर ध्यान दिया जाए ठीक प्रकार से तो सोयाबीन के उत्पादन को भी काफ़ी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन का अगर हम विश्व में देखें तो इसकी उत्पादकता करीब 2.5 टन के आसपास है और अपने देश में करीब 1 टन या 1.1 टन के आसपास इसकी उत्पादकता है। तो इसके भी काफ़ी संभावना है, हम इसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं उन्नत प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और किस्मों के प्रयोग करने के द्वारा। इसके साथ साथ में जैसे हमने पहले भी बात की, पाम ऑयल एक ऐसा ऑयल है सबसे ज़्यादा इसकी अपने देश में खपत होती है। करीब 90 लाख टन पाम ऑयल हम आयात करते हैं। अपने देश में पाम ऑयल के उत्पादन की बहुत अधिक संभावना हैं। कई सारे राज्यों में ऐसे मतलब पहचान की गई है कि इसकी उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, कई सारे क्षेत्रों में इसको बढ़ा सकते हैं। ऑयल पाम जैसे काफ़ी संभावना है कई सारे राज्यों में, जैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, केरला, आपके उत्तर पूर्वी भारत जो काफ़ी वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, काफ़ी सारे एरिया जहाँ पे ऑयल पाम की खेती की जा सकती है। और अगर हम इस फसल के बारे में भी देखें, अगर हम 2014-15 में देखें तो इसके करीब 1.8 लाख टन इसका जो है क्रूड ऑयल पाम का प्रोडक्शन था, जो आज बढ़कर के करीब 2.8 लाख तक इसका प्रोडक्शन हो गया है। और अगर हम जो इसकी जिसमें तेल निकलता है इसको हम बंच बोलते हैं, उन बंच का प्रोडक्शन देखें 14-15 में करीब 11 लाख टन था, जो आज बढ़कर के 16 लाख टन तक हो गया है। तो जैसे हम 90 लाख टन तेल का ये पाम ऑयल का आयात करते हैं, तो इसकी भी काफ़ी संभावना है कि कई देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में इसकी खेती का प्रसार करके भी हम तेल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ऑयल पाम का तेल वैसे तो अगर क्वालिटी के माध्यम से देखें तो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल कई सारी फसलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जैसे करीब 1 हेक्टेयर से बड़े आराम से 5-6 टन
तक जो है इसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो इसकी उन्नत जो किस्में हैं उसके साथ साथ उन्नत तकनीकों को अगर माध्यम से माइक्रो इरीगेशन से ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर ये सब लगा करके, और इसमें जो इसके जो ऑयल पाम का एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से इन अगर बातों को ध्यान दिया जाए, हम पूरे प्रदेश को देखें तो काफ़ी संतोषजनक प्रगति तिलहन के उत्पादन में हुई है पिछले 500 सालों में। लेकिन अभी सभी लोगों का ये मानना है कि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। इस जैसे कि देखा जाए कि हमारे देश में करीब 120 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसको हम राइस फैलो एरिया बोलते हैं। राइस फैलो का मतलब होता है जहाँ पे धान लगाने के बाद में रबी के मौसम में कोई फसल नहीं लगाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे पूर्वी भारत में जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर पूर्वी जो जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, इस तरह के जो राज्य हैं, इन उड़ीसा, ये सारे राज्यों को मिला करके करीब 120 लाख हेक्टेयर एरिया को पहचान किया गया है जहाँ पर कोई फसल नहीं लगाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में भी रबी के मौसम में बड़े आसानी से हम तिलहनी फसलों का विस्तार करके तिलहन के उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इस ओर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। राइस फैलो एरिया के लिए क्या उन्नत किस्में हैं, उन किस्मों का विकास हो रहा है। बड़े स्तर पे जो इसके फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। वैसे रिजल्ट भी मिले हुए हैं कि अगर खाली खेतों खाली रखने के अपेक्षा अगर हम इन फसलों का समावेश करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे सरसों की फसल है। सरसों की फसल में पूसा संस्थान के द्वारा बहुत अच्छी किस्मों का विकास किया है जो कि इन कम समय में पक के तैयार हो जाती है। उनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है और अधिक तापमान को भी सहन कर लेती हैं। जैसे पूसा सरसों 28, पूसा सरसों 26, ये 100 से लेकर से 110 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो राइस फैलो एरिया के लिए ये देखा गया कि बहुत ही अच्छी किस्में हैं और अगर ठीक से प्रबंधन किया जाए तो आराम से जो है 15 कुंटल तक का जो है पैदावार ली जा सकती है। इसके साथ साथ में जैसे आप देखेंगे तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। जैसे कि अगर आप देखें मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम जो इसकी कीमत होती है, MSP जिसको हम बोलते हैं, तो MSP आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में तिलहनी फसलों को काफ़ी जो है बढ़ाया गया है। लागत से 1.5 गुना जो अधिक जो उसको किसान को देने के लिए उन्होंने बढ़ाया। जैसे कि हम बात करें मूंगफली की तो इसका 5,000 रुपये से ज़्यादा प्रति कुंटल के हिसाब से MSP है। इसी प्रकार से सोयाबीन की बात करें करीब 3800 रुपये का प्रति कुंटल के हिसाब से इसका MSP है। तिल की बात करें तो 6,800 रुपये से प्रति कुंटल से ज़्यादा इसका MSP है। राम तिल भी है, इसका भी अगर आप देखें 6,600 रुपये से ज़्यादा प्रति कुंटल का इसका MSP है। तो इसके इसी साथ में से सूरजमुखी या दूसरी फसलों के बारे में अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में तिलहनी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। सबसे अच्छी बात यह है तिलहनी फसलों की, अगर आप देखेंगे दूसरी फसलों की तुलना में तिलहनी फसलों में लागत बहुत कम लगती है। कम पानी, कम खाद की इनकी जो है मांग होती है और इसमें थोड़े बहुत कभी कभी जो है शुरू की अवस्थाओं में जैसे बुवाई की करीब 30-40 दिन की अवस्था में अगर हम खरपतवार नियंत्रण, कीड़े मकोड़े जो इनका नियंत्रण कर लेते हैं तो आगे जाकर के फसल जो है बहुत अच्छी बढ़वार के साथ में पैदावार भी देती है। तो ये कुछ अगर बातों का ध्यान दिया जाए तो तिलहनी फसलों से निश्चित रूप से हम अधिक पैदावार के साथ में अधिक मुनाफा कमा करके देश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में पिछले 6 साल के दौरान मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, इसके बारे में हमने आपको दी कुछ खास जानकारियां। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।